हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आपका अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, अब आप सभी लोगों को स्केड्यूल पता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारी चल रही है यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। और ये यूनिट करने में हमें थोड़ा ज्यादा समय इसलिए लगा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। 10 मार्क्स तक की वेटेज रखती है हमारी ये यूनिट, तो ऑब्वियस सी बात है कि समय तो लगना ही था। तो बस हार्डली 1 और 2 क्लासेस हमारी और लगेंगी आज की क्लास को मिलाकर, ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब बस कुछ ही हमारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस रह गई हैं इस चैप्टर के अंदर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स में भी और इवन 6 मार्क्स में भी। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली ये जो चैप्टर है इसको समझना बहुत जरूरी था इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि यहां पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें इस्तेमाल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, दैट हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। यानी कि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होगे तो इन एस्पेक्ट्स को, इन चीजों को आप कैसे ट्रीट करोगे। सिर्फ नेशनल इनकम ही नहीं, डोमेस्टिक इनकम के लिए भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिक इनकम को भी कैलकुलेट करते टाइम आप इनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब जनरली वी हैव नोटिस दैट कि जो चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रही है, सो डेफिनेटली वो डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड हुई होगी। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। बट कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो नेशनल इनकम में हो सकता है इंक्लूड हो रही हो, बट डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होती। कुछ ऐसी हो सकती है जो डोमेस्टिक में इंक्लूड हो रही हो बट नेशनल में नहीं होती। ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले इनको देख लेते हैं कि ये क्या ट्रांजैक्शंस हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने जितने भी हमने मेथड्स पढ़े फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, अगर आपने उनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली दोनों अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़े हैं तो इन क्वेश्चंस को तो आप यूं मिनटों में सॉल्व कर दोगे। चलो देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। अगर हम कोई नया घर बनवाते हैं तो क्या ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बच्चे, जब भी आप इनको सॉल्व कर रहे होगे, मैं बता देती हूँ कि आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए व्हाइल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको तीनों मेथड पता है, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। वैल्यू एडेड में आपने याद है प्रिकॉशंस पढ़े हैं कि क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता। आपने एक्सपेंडिचर मेथड में भी प्रिकॉशंस पढ़े हैं, आपने इनकम मेथड में भी प्रिकॉशंस पढ़े हैं। तो जब आप इन इस तरीके के क्वेश्चंस को देख रहे होगे तो उन प्रिकॉशंस को सबसे पहले माइंड में लेकर आना है। ठीक, उसके अलावा जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, आपको पता है ना कि वैल्यू एडेड से किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं और किन किन चीजों को एक्सक्लूड करते हैं। फॉर्मूला भी आपको बहुत कुछ कहता है। जैसे कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी इंटरमीडिएट कंजप्शन दिखा तो आप क्या कहोगे, जी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस चीज को आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते टाइम नहीं ले रहे हो तो आप उसे एनएनपीएफसी कैलकुलेट करते टाइम क्यों लोगे। समझ आ रही है बात। एक और एग्जांपल सुनो। आपने इनकम मेथड कभी न्यूमेरिकल पढ़ा है ना। मैंने उसके अंदर आपसे ये बोला था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है, एक एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है। दोनों में से आप कौन सा लेते हो, एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं आता। तो अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ तो आप उसे क्या कहोगे, इंक्लूड नहीं होता। देखा, समझ आ रहा है ना। तो यही चीजों को आपको माइंड में रखना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को माइंड में रखना है। आंसर आपके सामने है। अब आप मुझे बताओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। पहले तो देखो ये तीनों मेथड में से किस में आ सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। वैल्यू एडेड में गुड्स देखते हैं, गुड्स, फाइनल गुड्स। कंस्ट्रक्शन है, करी है नए घर की, खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर है। अब बताइए कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नए घर बनाना,
नए घर बनाना, अगर मैं कोई नया घर बना रही हूं तो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हूं, याद आ रहा है? इन्वेस्टमेंट पढ़ा है हमने कहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन होता ही इन्वेस्टमेंट है। तो यस मैम, पढ़ा है हमने कि अगर कभी नए घर बनवाए जाते हैं, कौन सी वाली, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में हमने ये पढ़ा है, उसी का पार्ट था कि नया घर बनाना नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, क्योंकि जब हम वहां पर जीडीपी-एमपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको इंक्लूड करते हैं। सो यस, आप यहां पे आंसर लिखेंगे यस, इट विल बी इंक्लूडेड। क्यों? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल, आपने बता तो दिया कि इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से आप इसे नेशनल इनकम इंक्लूड करोगे। देखा, इसीलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराने से पहले प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया है। यही रीजन था कि मैंने सेपरेट वीडियो बनाई कॉन्सेप्ट की अलग और न्यूमेरिकल की अलग, कि भाई आपको कंपोनेंट भी डिटेल में पता होने चाहिए कि क्या है। याद है मैंने बोला भी था कि ये जो आज मैं आपको कंपोनेंट्स इन डिटेल बता रही हूँ, ये आगे जाके आपके काम आएंगे। यही था वो रीजन वहां पर बोलने का कि यहाँ अब आपके वो काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विनिंग ऑफ लॉटरी प्राइजेस, आपने पैसा जीता है, कहीं से पैसा आया है, इनकम है, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड के प्रिकॉशंस में क्या हमने ये पढ़ा है कि लॉटरी को भी इंक्लूड करते हैं? क्या कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कभी हमने पढ़ा कि लॉटरी का पैसा आएगा? क्या मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस में ये पढ़ा कि लॉटरी का पैसा आएगा? क्या मैंने मिक्स्ड इनकम में ये पढ़ा कि लॉटरी का पैसा आएगा? नहीं, बल्कि मैंने प्रिकॉशंस में ये पढ़ा है कि विंडफॉल गेन्स नहीं आते। क्या ये विंडफॉल गेन नहीं है? क्या ये किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट है? भाई तुम यहाँ पर लॉटरियां जीत रहे हो, क्या प्रोडक्शन किया तुमने? क्या किया? कुछ भी नहीं ना। तो क्योंकि यहाँ पर इसने किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक विंडफॉल गेन्स है, और एज पर आर इनकम मेथड ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि बच्चे आपको ना इसमें रीजन भी देना होता है, सिर्फ यही नहीं लिखना होता इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। आपको रीजन बताना है कि आप क्यों इंक्लूड कर रहे हो और क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग द फ्री एजुकेशन, हमारी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है फ्री एजुकेशन देने के लिए। सबसे पहले ही वर्ड ने हमें बता दिया है कि मेथड कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड है। अब आप मुझे बताइए कि जब गवर्नमेंट खर्चा करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, क्या एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है? पहले देखो कि एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट है क्या कहीं, देखो सोचो कंपोनेंट्स में। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट यस है। चलो आपको ये तो मिल गया कि गवर्नमेंट है, पर क्या गवर्नमेंट के उस खर्चे में पब्लिक वेलफेयर का पैसा आता है? कि अगर हम पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करते हैं, अरे गवर्नमेंट को हम मानते ही अपने लिए हैं यार, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट तो पब्लिक की है, तो अगर वो पब्लिक के लिए काम कर रही है तो क्या वो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो यस, ये इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चे? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेशनल डेट इंटरेस्ट। अगर तुम मेरे अच्छे वाले बच्चे होगे तो इसका आंसर मेरे पढ़ते ही तुमने दे दिया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ये लिखवाया है आपको। पहले तो बताओ, जल्दी से बताओ कौन से मेथड में लिखवाया है? नेशनल डेट इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बता रहे हैं कुछ बच्चे, मेरे को आवाज आ जाती है तुम्हारी, और कुछ कह रहे हैं कि अरे हमें नहीं पता, तुम ही बता दो ना क्या है आंसर। इनकम मेथड में, याद है इनकम मेथड में जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़ रहे थे, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है इंटरेस्ट। तो अगर तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई गवर्नमेंट पब्लिक डेट के ऊपर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे करती है, तो वो इंटरेस्ट हम लोग इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंजप्शन पर्पस के लिए है। तो कंजप्शन पर्पस के लिए रिसीव या पे किया जाने वाला इंटरेस्ट कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होगा। सो बच्चे ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंजप्शन पर्पस के लिए है, और कंजप्शन पर्पस के लिए
जो इंटरेस्ट है जो हमारी गवर्नमेंट अगर रिसीव कर रही है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई। ठीक है जी। अगला है द रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। वाह भाई, ऐसी कंपनी हमें भी चाहिए। रेंट फ्री हाउस दिया जा रहा है एक एम्प्लॉय को, तो बताइए जी क्या आप इसे इंक्लूड करेंगे? एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर दे रहा है रहने के लिए मुफ्त में एक घर, इंक्लूड करोगे? बिल्कुल इंक्लूड करोगे। यस, ये इंक्लूड किया जाएगा। क्यों इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि ये किसका पार्ट है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। भाई एम्प्लॉय को कुछ दिया जा रहा है, पर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में भी ये कौन से वाला कॉम्पेंसेशन है? इन काइंड। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली पैसा नहीं दिया जा रहा है, पैसे के बराबर एक चीज दी जा रही है। अगर वो कहीं और पे घर लेकर रहता तो वहां रेंट पे करता ना, उसे कंपनी ने घर दे दिया है, तो इन काइंड बेनिफिट मिला है उसे। तो यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन काइंड। ठीक है जी, चलो। प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। प्रॉफिट कमाया जा रहा है जो कि फॉरेन बैंक्स कमा रही हैं, लेकिन उनकी ब्रांचेस इंडिया में ही हैं। फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस इंडिया में काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। क्या ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? बताइए, जल्दी बताइए। जी हाँ, ये इंक्लूड नहीं होगा। मुझे पता है इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने बोला होगा कि इंक्लूड होगा। अब क्यों नहीं इंक्लूड होगा मैं बताती हूँ। देखो बच्चे, ये जो फॉरेन बैंक्स हैं, ये जो पैसा कमा रही हैं, यहां पर इन्होंने प्रॉफिट कमाया। भाई प्रॉफिट कमाया तो मैडम ये फैक्टर इनकम का पार्ट है। हाँ मैम, प्रॉफिट तो फैक्टर इनकम का पार्ट होता है, इनकम मेथड में हमने पढ़ा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप लोग कि फैक्टर इनकम का पार्ट है, बट बच्चे दिस इज फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। ये फैक्टर इनकम आप एब्रॉड पे कर रहे हैं। आप याद करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। जो पैसा बाहर की कंट्रीज को देते हो उसको आप इंक्लूड नहीं करते हो अपनी नेशनल इनकम के अंदर। तो बच्चे ये फैक्टर इनकम है, बिल्कुल सही बात है, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से, बट दिस इज द फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड, दैट्स व्हाई यू हैव टू डिडक्ट इट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, सो जी ये इंक्लूड नहीं होगा। देख रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बहुत सी और इन डेप्थ की चीजें आपको पता चल रही है ना। नेक्स्ट, परचेजेस बाय द फॉरेन टूरिस्ट। ओहो, बाहरी लोग हमारे यहाँ पर आकर कुछ सामान खरीद रहे हैं, बताइए इंक्लूड होगा? बाहर के लोग आके हमारा सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हम उनको सामान बेच रहे हैं। बाहर के लोगों को सामान बेचना क्या कहलाता है? अरे इतना तो हमने बचपन से पढ़ा है, बाहर के लोगों को सामान बेचना क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहाँ पढ़ा है? पढ़ा है मैडम, पढ़ा है, इतना तो पढ़ा है हमने। कहाँ पढ़ा है? एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा है। इंक्लूड करते हो नहीं करते हो? नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। जी मैडम इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। बस आप ऐसे हमें एग्जाम में बता देना, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड तो हम खुद लिख लेंगे, है ना। हाँ मैं तुम्हें दिल से बताऊंगी, तुम वहां पे लिख लेना। जैसे मैं तुम्हारी दिल से आवाज सुन पा रही हूँ ना कि तुम हाँ या ना क्या कह रहे हो, ऐसे तुम भी सुन लेना। ठीक है बच्चे, चलो। चलिए आगे चलते हैं। सो रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट ऑन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया। भाई जी हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स आए थे, उन्हें एक घर की जरूरत थी, हमने उनको घर दे दिया रहने के लिए, और लेकिन हमने उनको घर दे दिया रहने के लिए और हम रेंट रिसीव करते हैं। रेंट रिसीव करना मैडम फैक्टर इनकम है। ठीक है जी, बहुत सही बात बता रहे हो, फैक्टर इनकम है। रिसीव भी करी हमने, बिल्कुल सही बात है जी, रिसीव भी करी आपने। कौन पे कर रहे हैं लेकिन आपको ये रेंट? फॉरेनर्स पे कर रहे हैं मैडम, इंक्लूड नहीं होगा, नहीं इंक्लूड होगा। आपने अभी बताया था ऊपर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। बच्चे वहां पर प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा था? फॉरेन बैंक्स। वहां वो प्रॉफिट मिल तो रहा था, लेकिन किसको मिल रहा था?
फॉरेन बैंक्स को मिल रहा था। यहाँ ये रेंट किसको मिल रहा है, ये देखो ना ध्यान से, यहाँ रेंट किसको मिल रहा है, इंडियन रेजिडेंट्स को मिल रहा है। यहीं पे रहते हो तुम, यहीं पे तुम्हें पैसा मिल रहा है। तो बच्चे ये फैक्टर इनकम है, ये है फैक्टर इनकम, पर बाहर से पैसा आ रहा है। ये फैक्टर इनकम है, बिल्कुल सही बात है, ये पैसा आ रहा है हमारे पास, बट कहां से आ रहा है, अब्रॉड से आ रहा है, अब्रॉड से। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, क्यों, क्योंकि कौन पे कर रहा है आपको, फॉरेनर्स पे कर रहे हैं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, उसे ऐड करते हैं। तो जी मैडम आप बहुत सही बात बता रही हो, ये इंक्लूड होगा। ठीक है जी, चलो मुझे लग रहा है अब तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं ना। नेक्स्ट, परचेज ऑफ अ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर। एक टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी खरीदी है, टैक्सी ड्राइवर ने काम करने के लिए खरीदी, उसने खर्चा किया है, बताइए अब जरा। परचेज है तो खर्चा किया है, खर्चा किया है तो मैडम एक्सपेंडिचर मेथड है, बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंडिचर मेथड है। बताओ जी कहाँ इंक्लूड करोगे, टैक्सी खरीदना फिक्स्ड एसेट है तो आना तो चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए बता दो, जल्दी बता दो। यस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग परचेज ऑफ टैक्सी बाय अ टैक्सी ड्राइवर विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो मैडम जी ये भी इंक्लूड होगा, आपने बिल्कुल सही बात बताई। चलो आखिरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। मनी रिसीव हुई है क्योंकि हमने कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेचे हैं। इसका आंसर तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आपने तुरंत बता दिया होगा, क्योंकि ये पॉइंट हर एक प्रिकॉशन में था। हाँ, चाहे किसी भी मेथड से आप देख लो, सेकेंड हैंड गुड्स से अगर आपको किसी भी तरीके की इनकम रिसीव होती है, मतलब सिर्फ सेल से, अगर आप किसी सेकेंड हैंड गुड को बेचते हो तो उससे मिलने वाली इनकम हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जिस साल में हमने इसको पहली बार बेचा होगा ना, इनकम को तभी इंक्लूड कर दिया होगा, तो करंट फ्लो का पार्ट नहीं है ये, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 आपके सामने ट्रांजैक्शन डिस्कस करी, और कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स अब और भी स्ट्रांग हुए होंगे। ठीक है बच्चे, तो अब मैं आपके साथ कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करने वाली हूँ जो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती हैं बट नेशनल में नहीं होती, या नेशनल में होती हैं डोमेस्टिक में नहीं होती। सो बच्चे मुझे उम्मीद है कि अब जो मैंने जिस तरीके से आपके साथ कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करी, 10 ट्रांजैक्शंस, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो बच्चे अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ एक ऐसा टॉपिक जहां पर हो सकता है कि वो डोमेस्टिक इनकम का तो पार्ट हो बट नेशनल इनकम का पार्ट ना हो, या हो सकता है नेशनल इनकम का पार्ट हो बट डोमेस्टिक इनकम का पार्ट ना हो। सो वो कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है, कौन सी वो ऐसी इनकम है जो दोनों में इंक्लूड नहीं हो रही, जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो देखो जरा, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय, एक सैलरी जो कि एक इंडियन एम्प्लॉय ने रिसीव करी वर्किंग इन द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। एक इंडियन एम्प्लॉय ने सैलरी रिसीव करी है जो कि जापान की एम्बेसी में काम करता है, और वो जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है। मैडम क्या सब कुछ मिला जुला के आपने खिचड़ी बना के इस वाली ट्रांजैक्शन में डाल दी है? नहीं बच्चे, अब आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होने वाले हैं यहाँ पे, टेस्ट योर नॉलेज। पहले तो मुझे ये बताओ, ये एम्बेसी वेम्बेसी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, बहुत दिनों पहले जब इस यूनिट की स्टार्टिंग हुई थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, याद आ रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स, बस उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हैं ये सब चीजें। बच्चे हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दूसरी कंट्री की एम्बेसी, यानी कि कोई भी फॉरेन एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो भाई वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, यानी कि जापानीज एम्बेसी जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है।
अगर बच्चे आपको ये पता है ना कि फॉरेन एम्बेसी उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है, तो आपको आधा आंसर अपना यही मिल गया होगा। जो चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ ही नहीं रही, क्या वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है? क्या होती है डोमेस्टिक इनकम? जो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करते हैं। भाई जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट नहीं है, क्या वो इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए? नहीं। ये बात हमें क्लियर हो चुकी है कि क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो मैडम आधा आंसर तो हमें मिल गया है। ये जो आपने लिखा नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, ये बात तो हमें समझ आ गई कि क्यों नहीं होगी। बट आप ये क्यों कह रहे हो कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? जो चीज डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं हो रही उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों करें? बच्चे इसके पीछे रीजन है। देखो सबसे पहले तो सैलरी रिसीव की जा रही है, ठीक है। कौन रिसीव कर रहा है? हमारे इंडियन एम्प्लॉय। इंडियन एम्प्लॉय हमारी कंट्री के ही रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ये। और अगर हमारी कंट्री का कोई भी रेजिडेंट कोई पैसा कमा रहा है, तो भाई वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। पढ़िए ना ये बात। अगर कोई भी इनकम हमारी कंट्री का रेजिडेंट कमाता है, तो वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। मैंने ये नहीं कहा कि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, मैं कह रही हूं नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। रीजन, ये सैलरी रिसीव कर रहे हैं। याद है जब हम NFIA पढ़ रहे थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहां आपको जो पैसा देने वाले हैं वो फॉरेनर्स हैं। आपको पैसा अब्रॉड से आ रहा है, बट आ तो अपनी कंट्री के अंदर ही रहा है, क्योंकि आप कहां के रेजिडेंट हो भाई? आप इंडिया के ही रेजिडेंट हो। दिस विल बी इंक्लूडेड इन आवर नेशनल इनकम बट नॉट इन आवर डोमेस्टिक इनकम। रीजन बीइंग बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, बट इट इज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, दैट इज व्हाई इट विल बी इंक्लूडेड इन आवर नेशनल इनकम नॉट इन डोमेस्टिक इनकम। देखा कितने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो रहे हैं हमारे। अगर हमने हर एक वीडियो की इंपॉर्टेंस है। ये अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही है। पढ़ाने को तो हम एक ही वीडियो में 1 घंटे में भी यूनिट खत्म कर सकते हैं, बट बच्चे आपको इन डेप्थ इसीलिए ही पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम में ना आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं। 80 आउट ऑफ 80 बच्चे उसी के ही आते हैं जिसने हर एक चीज को अच्छे से पढ़ा हो। तो हम तो तैयारी 80 आउट ऑफ 80 की ही कर रहे हैं ना, तो हम हर चीज को पढ़ के जाएंगे, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और मैं कहती हूँ हर बच्चा पढ़े ना, हर बच्चा 80 आउट ऑफ 80 ला सकता है। क्या करना है यार, 20-30 मिनट की एक वीडियो होती है, देख लो एक दिन बैठ के। हफ्ते में 2 दिन एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल रही है आपको, तो आधा घंटा देने में कोई बुराई नहीं है। आप सुन भी लोगे ना बच्चे, सुन भी लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज, ठीक है। तो आप सुना करो, हर एक वीडियो देखो और डिटेल में देखो। देखने के बाद एक बार उस कॉन्सेप्ट को बस पढ़ लो, ठीक है। चलो अगला देखो, प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्रांच ऑफ SBI इन इंग्लैंड। भाई एक SBI की जो ब्रांच है, SBI बोले तो इतना भी नहीं मालूम है तुमको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉफिट कमाया है, बट इसकी जो ब्रांच है वो है कहां पर? इंग्लैंड में। हमारी SBI की ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया, बट वो कहां पर सिचुएटेड है? इंग्लैंड में सिचुएटेड है। बताइए, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करो, याद करो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई इंडियन कंपनी, ध्यान से सुनना, ये बात पहले भी समझा चुकी हूं, अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन में जाकर पैसा कमाती है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री में जाकर पैसा कमाती है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। बट अगर कोई फॉरेन की कंपनी हमारे इंडिया में पैसा कमाएगी तो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। समझ आ गया ना? तो भाई क्योंकि ये फॉरेन में सिचुएटेड है तो यहां पर ये डोमेस्टिक इनकम में तो इंक्लूड नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। बट मैडम नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड होगा? देखो जी, प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट आया, यानी कि किसका पार्ट है? इनकम, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
ये उसका पार्ट है। आपको पैसा मिल रहा है, देखो एसबीआई तो आप ही के है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी इंडियन कंपनी है, इंडिया की रेजिडेंट है। अब क्योंकि इंडिया की रेजिडेंट है, पैसा ले रही है, लेकिन कहां से ले रही है वो पैसा? इंग्लैंड से पैसा लेती है वो। अब जब इंग्लैंड से पैसा लेगी तो भाई किसका पार्ट कहलाएगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। होप कि आपको ये पहले वाला पार्ट समझ आ चुका होगा कि क्यों हम किसी को डोमेस्टिक इनकम में तो इंक्लूड नहीं कर रहे, बट हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ चलो। अब देखना है कि एक इनकम जो डोमेस्टिक इनकम में तो है बट नेशनल इनकम में नहीं है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे उसको। चलो ऐसे कौन सी इनकम है, चलिए देखते हैं। रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया, हमारी इंडियन कंपनी ने रेंट रिसीव किया, मैडम इंक्लूड कर लो नेशनल इनकम में। रेंट रिसीव हुआ है, फैक्टर इनकम है, पढ़ लू पहले आगे। विच इज ऑन्ड बाय नॉन रेजिडेंट, जो कि कौन, जो कंपनी किसकी है? नॉन रेजिडेंट की। भाई देखो एक बात ध्यान रखो, मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जब आप डोमेस्टिक इनकम देखते हो ना, तो डोमेस्टिक इनकम के लिए कॉन्सेप्ट याद रखा करो डोमेस्टिक टेरिटरी का। अगर आपने डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो बस आप ये देखो कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करो, नहीं तो नहीं। जब आप नेशनल इनकम पे जाते हो तो आप एक बार ये चेक करो कि क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एक बार आप चेक कर लिया करो तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर थोड़े से और एस्पेक्ट्स भी हैं हमारे पास, जो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बट अगर कभी आपको ऐसा दिख रहा है तो मेनली आप ये दोनों कॉन्सेप्ट भी देखोगे ना, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो भी आपकी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आप देखो ना कि ये जो कंपनी है ये किसकी है भाई? नॉन रेजिडेंट। किसकी कंपनी है? एक नॉन रेजिडेंट की है। तो जो बाहर वाले हैं वो हमारे अपने नहीं है भाई। नॉन रेजिडेंट वाले अगर कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट इसलिए है क्योंकि देखो वो कंपनी इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के अंदर पैसा कमाया गया है, इसलिए डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। लेकिन वो पैसा जाएगा किसके पास? एक नॉन रेजिडेंट का पार्ट है, एक नॉन रेजिडेंट के पास। तो दिस इज द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जी बाहर पैसा जा रहा है, इसीलिए कमाया तो यही है लेकिन जा बाहर रहा है, तो इसीलिए हमारे नेशनल इनकम में तो इंक्लूड नहीं होगा, बट हाँ डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। अब मैं अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करती हूं कि भाई तुम इस वाले का आंसर बता दोगे। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। बिल्कुल, मुझे आ गई, दिल से आवाज आ गई तुम्हारी कि तुमने बता दिया है। देखो भाई, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक की ब्रांच है लेकिन कहाँ है वो? इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर पैसा कमाया जा रहा है, तो इंडिया के अंदर अगर आप पैसा कमा रहे हो, फॉरेन बैंक अगर हमारी इंडिया में ही है, अभी मैंने बताया था ना इंडियन कंपनी फॉरेन में पैसा कमाती है, तो हमारी इंडियन कंपनी फॉरेन में पैसा कमाती है तो भाई उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, उनकी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, उनकी कंट्री की इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा कमाती है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, और जब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो हमारी इनकम में इंक्लूड होगा। तो क्योंकि एक फॉरेन बैंक इंडिया में है तो डोमेस्टिक इनकम में तो इंक्लूड होगा, बट ये जो वो प्रॉफिट कमा रही है अल्टीमेटली जा तो उस फॉरेन बैंक को रहा है ना, अल्टीमेटली कहां जाएगा? उसी फॉरेन बैंक के पास जाएगा। तो जी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगेन ये कॉन्सेप्ट हो गया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जी आ गया समझ? तो आप लोगों ने एक बात नोटिस करी कि ये जो झोल हो रहा है ना, बेसिकली ये झोल किस वजह से हो रहा है? ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, इसी की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से कोई इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में आ रही है तो कोई नहीं आ रही है, कोई नेशनल इनकम में आ रही है तो कोई नहीं आ रही है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये आज वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अभी आपके स्कूल के यूटी या कल को आपको एग्जाम में, भैया मैं तो बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको देखने को मिला और तुमने मुझसे सीखा होगा तो तुम मुझे जरूर वहां पर याद करके दुआएं दे रहे होगे कि थैंक यू सो मच काजोल मैम, कि आपकी वजह से हम ये पूरा टॉपिक कर पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।